वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में पॉलिटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और जो आज का चैप्टर होगा भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे सारे को इस वीडियो में कवर किया जाएगा। इसमें टोटल आपके 225 एग्जामों का प्रश्न पत्र रहेगा। ठीक है, 220 एग्जामों का प्रश्न पत्र इसमें रहेगा। ये सारे क्वेश्चन जो आपके घटना चक्र 2021 से लिया गया है और ये सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। पटवारी से लेके यूपीएससी तक सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। खासकर इसमें जो है यूपीएससी और जो भी स्टेट पीसीएस है उनका प्रीवियस जो क्वेश्चन है उसे कंपाइल किया गया है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है इसमें देखेंगे कि भारत का जो संवैधानिक विकास है कि ये 2 चरणों में होता है। ठीक है, भारत का संवैधानिक विकास है ये 2 चरणों में होता है। एक होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बनाए गए कानून जो 1773 से 1853 1773 से 1853 के बीच में रहता है। दूसरा है कि ब्रिटिश राज के द्वारा बनाए गए कानून जो आपके 1858 से 1947 के बीच में है। ठीक है, पहला क्या है? पहला आपके कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बनाया गया कानून 1773 से 1853 के बीच, और दूसरा आपके है कि ब्रिटिश ताज के द्वारा बनाया गया कानून। ठीक है, ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया कानून 1858 से 1947 के बीच। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बनाए गए कानून पर हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, उससे पहले कि जो शॉर्ट नोट्स दिया है आपके घटना चक्र में उसे हम लोग देखेंगे। इसमें सबसे पहले देखेंगे कि ब्रिटिश संसद के 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा जो है बंगाल के जो गवर्नर हैं उन्हें बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। जो पहले बंगाल के गवर्नर थे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है उनका नाम बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया और उनकी सहायता के लिए जो है 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद, आपको ध्यान रखना है 4 सदस्यीय जो है कार्यकारी परिषद का गठन किया गया और जिसका कार्यकाल जो है कितने वर्षों का रहेगा? तो इसका कार्यकाल जो है 5 वर्षों का रहेगा। साथ में आपको ध्यान रखना है कि इस एक्ट के अनुसार जो है वारेन हेस्टिंग जो है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनते हैं। आपको ध्यान रखना है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? तो वारेन हेस्टिंग्स है। ठीक है, साथ में 4 जो सहायक सदस्य हैं फ्रांसिस है, क्लेवरिंग है, मानसन है और बारवेल है। ठीक है, साथ में सपरिषद गवर्नर जनरल को बंगाल में जो है फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी के सैनिक और असैनिक शासन का अधिकार दिया जाता है तथा इसके प्रमुख मामलों में विदेश नीति में आपको ध्यान रखना है मद्रास और बंबई की प्रेसिडेंसी का भी अधीक्षण दिया गया। किसे? बंगाल के गवर्नर जनरल को। ठीक है, याद रखिएगा ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है तो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये पॉइंट है। ठीक है, साथ में इसी एक्ट के तहत जो है कलकत्ता में 1774 ईस्वी में जो है एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय की स्थापना की जाती है कलकत्ता में 1774 ईस्वी में और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। इसमें जो है एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश होते हैं, टोटल 4 हो जाते हैं। एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश नियुक्त होते हैं। ठीक है, कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। कंपनी के कर्मचारियों पर जो है निजी व्यापार करने तथा भारतीयों से उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784, इसके द्वारा जो है कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों का जो है पृथक किया गया। पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा जो है राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को जो है पृथक किया गया, अलग किया गया। और इस एक्ट में जो है निर्देशक मंडल, आपको ध्यान रखना है वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, निर्देशक मंडल को जो है कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति दी गई। मतलब जो निर्देशक मंडल है वो कंपनी के व्यापारिक मामले हैं उसे रेगुलेट कर सकता है। साथ में जो राजनीतिक मामले हैं उसे जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है रेगुलेट कर सकता है। ये दोनों आपको ध्यान रखना है
कि निर्देशक मंडल जो है व्यापारिक मामलों को देखता था, जबकि राजनैतिक मामलों को जो है नियंत्रक बोर्ड बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखता था। नेक्स्ट पॉइंट है कि 1786 के अधिनियम के द्वारा जो है गवर्नर जनरल को जो है विशेष परिस्थितियों में, आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, विशेष परिस्थितियों में जो है अपने परिषद के निर्णय को निरस्त करने अथवा लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया। गवर्नर जनरल को जो है, जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे, उनको प्रधान सेनापति की शक्ति प्रदान की गई। आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये दोनों अधिकार जो है सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस को प्रदान किया गया था। 1793 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत जो है कंपनी के अधिकारों को जो है अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 1793 के चार्टर एक्ट के द्वारा जो है कंपनी के अधिकारों को जो है 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। और 1813 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा जो है पहली बार जो है भारतीयों की शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपया खर्च करने का उपबंध किया गया। ठीक है, और कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को जो है समाप्त कर दिया गया। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को जो है समाप्त कर दिया गया। साथ में यद्यपि चीन, आपको ध्यान रखना है कि चीन के साथ व्यापार तथा चाय के व्यापार पर उसका एकाधिकार अभी भी कायम रहा। जो 1813 के चार्टर एक्ट है, इसके द्वारा कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को तो समाप्त कर दिया गया, लेकिन अभी भी जो है चीन के साथ और चाय के व्यापार पर एकाधिकार किसका है? ईस्ट इंडिया कंपनी का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा जो है बंगाल के गवर्नर जनरल को जो है संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। आपको ध्यान रखना है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है बंगाल को गवर्नर क्या बोला गया? बंगाल की गवर्नर जनरल बोला गया। जबकि 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा जो है बंगाल की जो गवर्नर जनरल हैं, उनको जो है संपूर्ण भारत का जो है गवर्नर जनरल बना दिया गया। पहले क्या लगा हुआ था उसके आगे में? बंगाल। अब बोल दिया गया कि भारत का गवर्नर जनरल, तो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बना दिया गया। और इस चार्टर एक्ट की धारा, आपको ध्यान रखना है, धारा 87 के अनुसार जो है कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्म स्थान, वंश, वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए आयोग नहीं समझा जा सकता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण कर दिया गया। जो देश की जो शासन प्रणाली है उसका अब केंद्रीकरण कर दिया गया। जो बम्बई और मद्रास है उनको भी अब एक तरीके से बंगाल में ले आया गया। और सारा पावर किसे दे दिया गया? जो 1833 के भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बने लॉर्ड विलियम बेंटिंक, उनको दे दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर आगे पॉइंट लिखा गया है कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। कंपनी के जो है समस्त व्यापारिक कार्य जो है समाप्त कर दिए गए 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। ठीक है, 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा जो है कंपनी के जो है समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए तथा भविष्य में केवल उसे राजनैतिक कार्य करने की अनुमति थी। ठीक है, राजनैतिक कार्य कर सकता था ईस्ट इंडिया कंपनी, जबकि जो व्यापारिक अधिकार था कंपनी का भारत से व्यापार करने का, उससे समाप्त कर दिया गया। और गवर्नर जनरल की परिषद में जो है एक कानूनी सदस्य, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, एक कानूनी सदस्य, चौथा सदस्य कौन था? मैकाले को सम्मिलित किया गया। तो एक जो है कानूनी सदस्य मैकाले को सम्मिलित किया गया था। और इस एक्ट के तहत जो है सब परिषद गवर्नर जनरल को जो है पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान कर दिया गया। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा जो है अब पूरे भारत के लिए कानून बना सकता है कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिंक, जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। इस एक्ट में जो है नियुक्तियों के लिए योग्यता संबंधी मापदंड अपनाकर भेदभाव को समाप्त कर दिया गया। तो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। नेक्स्ट है कि 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा जो है
विधायी शक्तियों को जो है कार्यपालिका शक्तियों से पृथक करने की व्यवस्था की गई 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा। आपको ध्यान रखना है कि पहले क्या था कि जो कार्यपालिका ही कानून बना रही थी, लेकिन 1853 के द्वारा जो है कार्यपालिका से विधायी शक्ति ले लिया गया, कानून बनाने की शक्ति जो है अलग कर दिया गया। कार्यपालिका का काम सिर्फ है कि जो कानून बनेगा उसे लागू करना। तो इसे फिर से पढ़ लीजिए कि 1853 का चार्टर एक्ट द्वारा जो है विधायी शक्तियों को जो है कार्यपालिका शक्तियों से पृथक करने की व्यवस्था की गई। विधि निर्माण हेतु जो है भारतीय केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई। अब जो है कार्यपालिका का काम है सिर्फ कानून को लागू करना, जबकि बनाना किसका काम है कानून को? भारतीय केंद्रीय विधान परिषद को। ठीक है। सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया 1853 के चार्टर के एक्ट के तहत। ठीक है। जितना भी पॉइंट था ऊपर हम लोग डिस्कस कर लिए, अब हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जिनको लगता है कि हम पढ़े हुए हैं तो अब सिर्फ आप क्वेश्चन देख सकते हैं, बाकी चीज को आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया? अभी हम तुरंत पढ़े हैं कि कलकत्ता में जो है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है एक सुप्रीम कोर्ट स्थापना की बात कही गई है। और यह स्थापना कब की जाती है? 1774 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान जो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत किया गया है। और कब किया गया? 1774 में किया गया। और इसके जो है प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो आपको ध्यान रखना है, जो प्रथम इसके मुख्य न्यायाधीश हैं एलिजा एम्पे हैं। आपको ध्यान रखना है, एलिजा एम्पे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्थापना कब की जाती है? 1774 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सही है? ठीक है, ये किसका क्वेश्चन पूछा हुआ है? आपको ध्यान रखना है कि यूपीआरओ का क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सही है? तो देख लीजिए, कलकत्ता में जो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई, तो ये सही बात है। लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, तो ये गलत है। लेमेस्टर नहीं, एलिजा इम्पे थे। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। तो आपसे उत्तर क्या मांग रहा है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सही उत्तर केवल जो आपके ए हो जाएगा। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किससे या किन से भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? आप लोग इसे एक बार अपने मन में सारे लोग आंसर सोच लीजिएगा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये यूपीएससी का पूछा हुआ सवाल है, 2018 में पूछा था यूपीएससी। निम्नलिखित में से किससे या किन से भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी है? तो देख लीजिए, 1813 का चार्टर एक्ट के द्वारा, ये सही बात है। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, ये भी सही है। उसके बाद है प्राच्यविद एवं आंग्लविद विभाग, तो ये भी सही है। तीनों आपके सही है। ठीक है, अंग्रेजी शिक्षा की नींव जो है, तीनों पॉइंट जो है सही है। ठीक है, तो इसमें आपसे उत्तर क्या मांग रहा है? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनना है। तो तीनों सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, आईएएस प्री 2018 में पूछा गया है। तो इसका सॉल्यूशन दिया गया, इसे पढ़ लीजिए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है ओरिएंटल शिक्षा की प्रचलित प्रणाली को जो है हतोत्साहित किया तथा पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया। 1813 के चार्टर अधिनियम में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए जो है प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने के प्रावधान को अपनाया गया था। और 1823 ईस्वी में जो है जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया, जिसकी जिम्मेदारी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए देने की थी। समिति में 10 यूरोपीय सदस्य शामिल थे, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर मैकाले थे। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इसके बाद जो है गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम केवेंडिश बेंटिंग, ठीक है, उसका नाम पूरा था बेंटिंग, केवेंडिश बेंटिंग था, तो आपको ध्यान रखना बेंटिंग के शासन काल में जो है 7 मार्च 1835 को जो है लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में जो है अंग्रेजी को उस शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। देखिए, शिक्षा का माध्यम कुछ भी हो, भारत का शोषण ही करने का प्लानिंग था। और भारत में जो है
आंग्ल शिक्षा के समर्थकों के नेता ट्रे विलियम थे। आपको ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो भारत में आंग्ल शिक्षा के समर्थक के नेता कौन थे, तो ट्रे विलियम थे। जबकि एच.टी. प्रिंसेप जो है ये प्राच्य शिक्षा के समर्थक थे। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, खासकर जो एसएससी, रेलवे, बीपीएससी इस सब में पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि किस अधिनियम के द्वारा जो है ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। तो अभी तुरंत आप लोग इसे देखें, 1813 का चार्टर अधिनियम के द्वारा सिर्फ जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो है चाय और चीन से व्यापार कर सकती थी, चाय का व्यापार और चीन से व्यापार कर सकते थे, ठीक है। इसे हम लोग देख चुके हैं, इसे आप लोग पढ़ सकते हैं, एक बार पढ़ लीजिए कि 1813 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से जो है ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। जबकि 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य जो है समाप्त कर दिए गए तथा भविष्य में कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य करने की अनुमति दी गई। 1833 के चार्टर के एक्ट के तहत जो है कंपनी के जो व्यापार में चाय और चीन 1813 में दिया गया था, चाय और चीन, उसे जो 1833 के एक्ट के तहत समाप्त कर दिया गया। अब सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 1833 के बाद सिर्फ राजनीतिक काम कर सकती थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चार्टर एक्ट 1853 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, तो विचार कर लीजिए। इसमें क्या है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन आपको सही देखना है, तो सही कथन आपको इसमें चूज कर लीजिए। पहला ऑप्शन दिया गया है कि इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया गया, तो ये आपकी सही है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया, ये भी आपके सही है। उसके बाद है कि भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया, ये गलत है। जो भारत का राजस्व है वो 1858 में ही ब्रिटिश के नियंत्रण में आ गया था, ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। तो 1 और 2 आपकी सही है, जबकि 3 गलत है। तो 1 और 2 कौन सही है, यहाँ पर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके आप सॉल्यूशन को पढ़ लीजिए कि चार्टर एक्ट 1813 द्वारा जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार जो है चीन और चाय के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा, ठीक है। बाकी एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। साथ ही इस एक्ट के माध्यम से जो है कंपनी द्वारा अधिकृत भारतीय राज क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ भी किया। इस एक्ट से हालांकि कंपनी को अगले 20 वर्षों के लिए इन क्षेत्रों का अधिकार और राजस्व सौंपा गया, तथापि यह ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता के प्रतिकूल नहीं होना था। इस प्रकार प्रश्नगत कथन 1 और 2 सही है, परंतु कथन 3 जो आपके सही नहीं है, क्योंकि भारत का राजस्व जो है 1858 ईस्वी के अधिनियम द्वारा जो है ब्रिटिश संसद के सीधे नियंत्रण में लाया गया था। जबकि ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री के अधीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद बना तथा विशेषकर राजस्व प्रशासन में उसकी सहायता के लिए काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया गया था। सारे पॉइंट आपको याद रखना है, तो आप लोग 1 से 2 बार वीडियो जरूर देखिएगा। नेक्स्ट है कि किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया, तो आपको ध्यान रखना है चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चार्टर एक्ट 1833 की धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण धारा संख्या 87 थी, जिसमें यह कहा गया था कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्मस्थान, वंशानुक्रम और कलर अथवा इनमें किसी भी एक कारणवश कंपनी के अधीन पद अथवा सेवा के आयोग नहीं माना जा सकेगा। कालांतर में जो है राजनीतिक आंदोलन में 1833 का एक्ट की यह धारा जो है प्रशासन में भागीदारी हेतु मुख्य आधार बनती है। इस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे 1833 में, तो आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो
जो आपके कंपनी के द्वारा जितना भी एक्ट बनाया गया था, सारे को हम लोग इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। इसके बाद हम लोग जितने भी जो अधिनियम, जितने भी एक्ट जो है ब्रिटिश संसद के द्वारा, ब्रिटिश क्राउन के द्वारा बनाया गया है, उसे हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके एक बार जरूर बताइएगा। ठीक है, थैंक यू।